हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज के वीडियो में हम अपना प्रीलिम्स 2020 के जो पीवाईक्यू सॉल्व करने वाली सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे थे उसका आखिरी सेशन। वी विल कवर क्वेश्चंस 81 टू 100 क्योंकि पिछले वीडियो में 61 टू 80 कवर हो गए हैं। राइट, सो बिफोर वी बिगिन, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है। जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं वो ऐसे देख सकते हैं। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। एंड अगर आपके कोई वीडियो सजेशंस हैं एंड आप कुछ चाहते हैं कि कोई डाउट पूछना चाहते हैं, सो यू कैन रीच आउट टू मी ओवर देयर एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू रिप्लाई। सो लेट्स कंटिन्यू। इफ़ अ पर्टिकुलर प्लांट स्पीशीज इज प्लेस्ड अंडर शेड्यूल 6 ऑफ द WPA, तो शेड्यूल 6 के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपने शंकर अय्यर की किताब पढ़ी है तो मतलब आपको ये बेसिक चीज़ पता होगी। WPA, तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि शेड्यूल 6 में होते हैं आपके प्रोटेक्टेड प्लांट्स। इन प्रोटेक्टेड प्लांट्स के लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए होता है कल्टीवेट करने के लिए। सो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आपको WPA शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 के बारे में पता है तो शेड्यूल 5 जैसे होता है वर्मिन, B फॉर वर्मिन, कि भाई इन जानवरों को आप हंट कर सकते हैं। तो अगर आपको 6 शेड्यूल पता है तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशिएंट इंडिया, टाउन्स ऑफ घंटासाला, कदुरा, चौल वर वेल नोन एज। सो दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जो मैंने लीव किया था। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता था। अब एंशिएंट एंड मिडीवल में आप जब भी देखोगे तो इस तरीके के सवाल आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट बेस्ड हैं। सो इफ़ यू नो दैट दीज आर पोर्ट्स हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड, देन यू नो। फॉर मी, आई लेफ्ट दिस क्वेश्चन बिकॉज आई डिड नॉट नो यहाँ क्या चल रहा है। नाउ what are the advantages of zero tillage in agriculture? Zero tillage, so this is an important concept। अगर आपने अगेन शंकर IAS करी है तो आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। जीरो टिलेज का फंडा होता है कि बिल्कुल भी जुताई नहीं हो रही है खेत में। सो लेट्स सी ऑप्शंस क्या हैं हमारे। सोइंग ऑफ वीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग ऑफ रेजिड्यू ऑफ द प्रीवियस क्रॉप। दैट इज ट्रू, बिकॉज जीरो टिलेज में आप पिछले क्रॉप को जलाते नहीं हो, कुछ नहीं करते हो, आप सीधा उसी के साथ उसको कुचल के दोबारा से प्लांट कर देते हो। राइट, so without the need for nursery of rice saplings, direct planting of paddy seeds in the wet soil is possible। so doubt either carbon sequestration of in the soil is possible। तो ये कार्बन sequestration वाली चीज़ मुझे पता थी यहाँ पे। तो 1 and 3 अगर हो जाता है आपका तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है which is D। राइट, तो यहाँ पे मुझे 2 के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि जीरो टिलेज में ऐसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट आई वॉज श्योर अबाउट 1 and 3, तो उस वजह से आई वॉज एबल टू डू D, क्योंकि 1 and 3 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को भी साथ में लेके चल रहा है। सो अगेन दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस दैट आई हैड टू लीव। क्यों? क्योंकि too much information, not enough information, right? So India's national policy on biofuels, which the following can be used as raw materials for production of biofuels। तो raw material for biofuels क्या क्या हो सकते हैं according to India's national policy। तो मुझे ये पता था कि भाई फूड ग्रेन्स को यूज़ करने के लिए झिझक होती है बायोफ्यूल्स के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर प्रॉब्लम्स। नॉट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे क्या बोलते हैं, आई एम फॉरगेटिंग द टर्म, कि मतलब यहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप जी मतलब खाने से फ्यूल बना रहे हो, तो वो दिक्कत होती है। तो डैमेज व्हीट ग्रेन्स डेफिनेटली शुड बी देयर, रॉटन पोटैटोज डेफिनेटली शुड बी देयर। बाकी जो 4 हैं इनका मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो अगर 2 and 5 के हिसाब से भी अगर जाएँ तो 2 and 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 2 and 5 है, 2 and 5 है, तो मतलब मैं एक ही ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहा हूँ। सो इस कारण इस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया था। इस क्वेश्चन का ऑल्दो फिर सही आंसर आपका बनता है जो वो है A, कि 1 2 5 and 6 मूंगफली एंड चना जो है आपकी रॉ मटेरियल्स में नहीं गिने जाते। तो इट्स ईजियर टू लीव सच क्वेश्चंस जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं है एंड दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक। आपको अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो देयर इज नो पॉइंट इन अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। राइट, सो this is another one of those confusing questions which the following statements best describes the term social cost of carbon। कि भाई social cost of carbon क्या चीज़ है। तो मैं जब पेपर कर रहा था तो I was confused between C and A। क्यों? क्योंकि मतलब ये सबसे ज़्यादा करीब लगते हैं कि भाई social cost of carbon क्या हो सकता है। सॉरी, C and A नहीं, I was confused between D and A।
आंसर इसका ए है कि लॉन्ग टर्म डैमेज बाय अ टन ऑफ कार्बन एमिशन इन अ गिवन ईयर, बट आई फिगर्ड कि सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन सीम समथिंग लाइक इंडिविजुअल पर्सन का कार्बन फुटप्रिंट उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सट्रापोलेट कर रहे हैं, बट मैंने इसमें यहाँ पे डी मार्क किया था, मेरा आंसर ये गलत हुआ है एंड द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ए, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय CO2 emission. So with reference to pulp production in India, consider the following statements. Black gram, kala chana, can be cultivated as both kharif and rabi crops. So that is correct. In green gram alone accounts for nearly half of pulp production. तो ये statement में थोड़ा doubt था कि भाई मतलब nearly half, अब एक तो nearly जो है कितना near, क्या मतलब 49%, 48%, 40% कितना है nearly, तो मतलब इस statement में थोड़ा मुझे doubt था. In the last 3 decades, while the production of kharif pulses has increased, the production of rabi pulses has decreased. So this was wrong. क्योंकि मेरे पास डेटा था फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे अबाउट पल्सेस एंड क्रॉप्स का क्या साइकिल चल रहा था, किस तरीके से चल रहा था, तो मुझे पता था कि प्रोडक्शन ऑफ रबी पल्सेस हैज़ इंस्टेड इंक्रीज्ड. तो 3 स्टेटमेंट गलत है, 1 स्टेटमेंट सही है, एक ही ऑप्शन हमारे पास बचता है विच इज़ ए. राइट, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अपने लेके चलना है कि आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन शायद नहीं है, बट तब भी आप क्वेश्चंस यहाँ कर पा रहे हो. नाउ क्वेश्चन 87, दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. यहाँ पे हार्ड क्रॉप इज सब ट्रॉपिकल इन नेचर, ये डिस्क्रिप्शन एक दे रखी है एंड विच क्रॉप यू हैव टू टेल. इट रिक्वायर्स एटलीस्ट 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज. तो जैसे ही फ्रॉस्ट फ्री डेज आया उसके बाद कुछ देखना ही नहीं है, कॉटन. एंड 50 to 100 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल फॉर इट्स ग्रोथ, लाइट वेल ड्रेन्ड सॉइल टू कैप्चर मॉइस्चर, आइडियली सूटेड. आप अगर NCERT आपने पढ़ी है, ज्योग्राफी की जियो NCERT, सो यू विल सी कि ये एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन आपको वहाँ दी गई है. तो कॉटन यहाँ पे सही आंसर है. राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद रेफरेंस टू सोलर वाटर पंप्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. सोलर पावर कैन बी यूज्ड फॉर रनिंग सरफेस पंप्स एंड नॉट फॉर सबमर्सिबल पंप्स. मतलब सोलर पावर है, पावर से आप कुछ भी चलाओ, क्या फ़र्क पड़ता है, तो गलत है ये. सोलर पावर कैन बी यूज फॉर रनिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स एंड नॉट द वंस विद पिस्टन. सो सेम लॉजिक कि भाई सोलर पावर एक बार जनरेट हो गई तो भाई किसी भी टाइप का पंप मैं चला रहा हूँ उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है. तो बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग एंड दिस वाज अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपको वहाँ बैठ के पेपर में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है कि भाई ये क्या स्टेटमेंट है, शायद ऐसा हो ना हो, बट आपको बहुत सिंपली लॉजिकली सोचना है कि भाई क्या सोलर पावर एक बार जनरेट हो गई तो मैं उस पावर से कुछ भी कर सकता हूँ. राइट, सो दैट्स द आइडिया हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With reference to the current trends in cultivation of sugar cane in India, so this was again one of those questions जो मैंने लीव किया था. क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है. अगर आपने गन्ने की खेती करी है, आपको ये सारी चीज़ें पता हैं, तो वेल एंड गुड, यू कुड हैव अटेम्प्टेड इट, बट मुझे कोई इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं थी. यहाँ पे रेफरेंस टू करंट ट्रेंड इन कल्टिवेशन ऑफ शुगर केन कल्टिवेशन के करंट ट्रेंड्स के बारे में. सब्सटैंशियल सेविंग इन सीड मटीरियल इज मेड व्हेन बड चिप सेटिंग्स आर रेज्ड इन नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटेड इन मेन फील्ड. Zero idea. When direct planting of sets is done, the germination percentage is better with single. Zero idea. If bad weather conditions prevail when sets are directly planted, single bud sets have better survival. Zero idea. Cultivated during settlings prepared from tissue culture. तो zero idea. जब बिल्कुल ही इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मतलब कुछ सोचना भी नहीं है इस सवाल के बारे में, क्या है, क्यों है, कैसे है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ज़ीरो इन्फॉर्मेशन जब आपके पास सवाल की हो, द बेस्ट केस ऑब्वियसली देयर इज कि आप चुपचाप उठो निकल जाओ. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज सी, विच आई ऑब्वियसली फाउंड आउट आफ्टर द एग्जाम के दौरान मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच द फॉलोइंग आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर. तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ऑब्वियसली ऑलवेज इको फ्रेंडली. लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, yes. Tensiometer use. So tensiometer is used to measure water tension in soil. So वाटर टेंशन अगर आप सॉइल में मेजर कर रहे हो तो बेसिकली आपको पता चल रहा है कि भाई कितना पानी और देना चाहिए, कम देना चाहिए, कैसे देना चाहिए. तो टेंशियोमीटर यूजेस आल्सो समथिंग दैट विल हेल्प विद इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर. क्यों? क्योंकि इट विल हेल्प यू सेव सम वाटर. तो लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन हो गया, टेंशियोमीटर यूज होगा. एंड वर्टिकल फार्मिंग ऑब्वियसली यूर सेविंग स्पेस एंड इंक्रीजिंग जो एफिशिएंसी है. तो इसमें सिंपल डी आंसर आपका हो जाएगा कि ऑल ऑफ देम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये. इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं थी. ऑल्दो बट ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार आते हैं जहाँ पे आपको मतलब फिर डाउट हो जाता है कि भाई क्या ये सही है, क्या हम सही सोच रहे हैं, इस तरीके से ही करना था, क्या करना था. तो ऑलवेज रिमेंबर, डोंट ओवर थिंक. अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे
पेपर के बीच में जाके तो आप कुछ ना कुछ बहाना अपना या तरीका निकाल लोगे जिससे आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारोगे. सो डोंट ओवर थिंक. जो सीधा सीधा साफ साफ दिख रहा है उसको करते चलो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर. सो अगेन दिस वाज अनदर वन ऑफ दोज क्वेश्चंस. तो देख रहे हो लास्ट के जो 20 क्वेश्चन है उसमें कितने ही सारे क्वेश्चन आ गए भी छोड़ो जो दिमाग नहीं लगाना, पता नहीं है क्या है. मैंने ये क्वेश्चन क्यों छोड़ा, क्योंकि एडवांटेजेस ऑफ फर्टिगेशन यहाँ पे पूछी गई हैं एंड विच ऑफ द करेक्ट. नाउ मुझे ये चारों एडवांटेज लग रही थी, बट यहाँ पे एक माइनर ये चीज़ है कि रॉक फॉस्फेट्स, एफिशिएंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट्स. तो आपको जो क्लू निकालना था वो ये था कि भाई रॉक फॉस्फेट्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो इफ इट्स नॉट सॉल्युबल इन वाटर तो फर्टिगेशन आप नहीं कर पाओगे. फर्टिगेशन क्या होती है कि इरिगेशन सिस्टम में आप फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर देते हो. तो ड्रिप इरिगेशन या आपने माइक्रो इरिगेशन कोई सिस्टम बना रखा है या जो भी इरिगेशन का सिस्टम है उससे सीधा आपने फर्टिलाइजर भी अप्लाई कर दिया. सो दैट बिकम्स फर्टिगेशन. The clue here was कि rock phosphates are not soluble in water and if you know that then you know that the answer is C. मुझे ये नहीं पता था तो ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारे ही ऑप्शन सही हैं एंड 1 2 3 4 कोई ऑप्शन नहीं था. 1 2 3 4 होता तो मैं 1 2 3 4 मार्क करके आता. राइट. सो नेक्स्ट, which of the following minerals. ये क्वेश्चन भी again I got this question wrong. Why? Because I thought I'm a civil engineer, I should know these things and मैंने ज़बरदस्ती अटेम्प्ट किया. मुझे क्लू नहीं था, मुझे बस ये पता था कि भाई सिलिमनाइट एंड कैनाइट ये जो दो क्लेज हैं दीज आर कंसिडर्ड मेजर मिनरल्स. इन दोनों के बारे में मुझे पता था या नहीं. एक्चुअली आई वॉज श्योर अबाउट वॉट, आई वॉज प्रॉब्ली ओनली श्योर अबाउट बेंटनाइट कि बेंटनाइट नहीं है. अब बेंटनाइट नहीं है उसके बाद मतलब कोई आइडिया मुझे था नहीं एंड 1 नहीं है तो मेरे पास ऑप्शंस बचे थे B एंड D. तो B एंड D ऑप्शन में जब मुझे चूज़ करना था सो आई टुक अ चांस विद B एंड व्हेन आई टुक अ चांस विद B दैट टर्न्ड आउट टू बी रॉन्ग बिकॉज द करेक्ट आंसर इज 2 3 एंड 4. सो दिस आई न्यू फ्रॉम माई इंजीनियरिंग डिग्री. मतलब ये रैंडम इन्फॉर्मेशन साइट में यूज़ आ गई जो कि शायद और कहीं इस्तेमाल ना हो. अगेन दिस वॉज वन ऑफ दोज क्वेश्चन जो लीव कि भाई मतलब सोचना नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना, पता ही नहीं, सुनी नहीं चीज़ें. राइट. विद रेफरेंस टू ओशन मीन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट. सो OMT इज मेजर्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 26 डिग्री आइसोथर्म विच इज 129 मीटर्स इन द साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन ड्यूरिंग जनवरी टू मार्च. तो पेपर में बैठ के पहली बार मैंने ओशन मीन टेम्परेचर की मेजरमेंट को इतना डिटेल में पढ़ा तो मैंने कहा भाई ये तो 129 मीटर 26 डिग्री कुछ भी गलत हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं है. तो रीडिंग द फर्स्ट स्टेटमेंट आई वॉज वेरी क्लियर कि भाई यहाँ पे कुछ दाल गलने वाली, इसको छोड़ो आगे चलो. करेक्ट आंसर ओवर हियर इज B कि OMT collected in January March can be used in assessing whether the amount of rainfall in monsoon will be less than a certain long term mean. तो ये वाली चीज़ सही है बट क्योंकि मैं पहली ही स्टेटमेंट पे मेरा गिव अप हो गया इतना ज़ोर से कि भाई यार ये तो मतलब 26 डिग्री और 26 डिग्री 129 मीटर पे, बट 129 मीटर हर बार थोड़ी होता है, मतलब और कुछ भी हो सकता है. मे बी दैट कुड हैव बीन अ वे टू एलिमिनेट दिस बट एट दैट मोमेंट आई वॉज जस्ट एग्जैस्परेटेड इन द एग्जाम कि भाई मतलब ये इतना स्पेसिफिक कैसे पूछ सकते हो आपके 26 डिग्री आइसोथर्म जो 129 मीटर पे है. तो प्रॉब्ली दिस वॉज वाई दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग कि भाई 129 मीटर फिक्स थोड़ी है, कुछ चेंज हो सकता है ना. तो अगर ये रॉन्ग होता है तो देन ये वाली स्टेटमेंट इज़ ईजियर टू डील विद. अगर आपको बेसिक रेनफॉल पैटर्न्स वगैरह के बारे में पता है एंड आपको जो इंडियन ओशन डाइपोल है उसके बारे में पता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हाँ जी ये स्टेटमेंट सही हो सकता है. बट इस स्टेटमेंट ने इतना गिव अप करा दिया कि आई जस्ट लेफ्ट दिस क्वेश्चन. करेक्ट आंसर हियर इज B. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. With reference to chemical fertilizers in India, consider the following statement. At present, retail price of chemical fertilizers is market driven and not administered by the government. So this statement is wrong. Why? Because the government controls urea prices. तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत होते ही हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचते हैं. नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज जस्ट चेक फॉर स्टेटमेंट नंबर 3 बिकॉज स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एज पर द ऑप्शंस. सल्फर विच इज द रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एंड एसिड फर्टिलाइजर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज. तो येस आपने कई जगह पढ़ा होगा कि इंडियन पेट्रोलियम हैज़ हाई सल्फर. तो अगर आपने ये पढ़ा है कि भाई इंडियन पेट्रोलियम या जो इंडियन बास्केट है या जो बॉम्बे है असम वगैरह में मिलता है तो उसमें हाई सल्फर है. तो जब सल्फर है वहाँ पे तो वहाँ पे वो निकल सकता है. राइट. सो हेंस वी नो कि B and C आर सॉरी ऑप्शन B इज करेक्ट 2 and 3 स्टेटमेंट्स. नाउ दिस वाज मज़ेदार क्वेश्चन अगेन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इट इज़ डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में सवाल है.
तो ये आपका जो नेशनल पार्क्स के एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं. Desert National Park is one of the largest national parks in India, so it is spread over 2 districts. Yes, जैसलमेर एंड जो और एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है आई थिंक बाड़मेर, उनमें ये पाया जाता है. There is no human habitation inside the park. So this was a dicey statement. I did not know. Maybe शायद कोई nomadic groups रहते हों वहाँ पे. I know for a fact कि national park में human settlement is allowed inside. But are there human habitations inside or not? तो इस चीज़ का सवाल था. Let's see क्या बनता है. I knew statement 3 was correct. It is one of the habitats of the great Indian bustard. तो 1 and 3 आपके सही हैं, तो आपके पास C and D में से ऑप्शन बचता है. एंड मतलब अंदाज़ा मारने के लिए मतलब चांस तो लेना ही था यहाँ पे, क्योंकि भाई इतना आपने कर दिया है. एंड आई ऑलवेज सेड कि अगर 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाते हैं यू शुड टेक दैट चांस. तो आई टुक द चांस कि देयर वुड बी सम ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क एंड आई वेंट विद D, which turned out to be the correct answer over here. क्योंकि sorry, मतलब I said कि there is some human habitation and because there is some human habitation तो 2 गलत हो जाता है, हमारे पास बचता है C. तो C ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया था. अंदाजे से हम चले, कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इस बारे में नहीं थी. आई जस्ट अज्यूम कि देयर माइट बी सम सेटलर कम्युनिटीज़ या नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो वहाँ पे रहते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर इज सिचुएटेड. तो अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का मैप बेसिक इस तरह से अगर हम बनाएं वेरी रूडिमेंट्री, तो सियाचिन ग्लेशियर इज ओवर हियर, राइट. तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है, ये है अक्साई चिन. तो ईस्ट ऑफ अक्साई चिन बिल्कुल ही नहीं, वी आर वेस्ट ऑफ अक्साई चिन. East of Leh, this is Leh, this is again west of Leh. North of Gilgit, तो this area is known as Gilgit Baltistan. तो north of Gilgit तो नहीं है, ये भी नहीं है. तो ऑप्शन D हमारे पास बचता है नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली. तो नुब्रा रिवर आपकी यहाँ से कहीं जा रही होती है. नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली यू हैव सियाचिन ग्लेशियर. तो अगर आपने मैप्स देखे हैं, आप मैप्स को एटलस में जाके ध्यान से देखते हो, गौर से देखते हो, तो दिस वुड हैव बीन एन ईजी क्वेश्चन, प्रोवाइडेड ऑब्वियसली कि आपको वो सारी चीज़ें याद हैं. सो अगेन दिस वाज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस वेयर आई जस्ट लुक्ड एट इट एंड इसको मैंने लीव कर दिया. क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है. मतलब आई जस्ट न्यू कि भिलसा इज़ एन MP, दैट्स ऑल आई न्यू. एंड ये है. तो अब अंदाज़ा मारने की बात, आई थिंक बाय दिस पॉइंट जब 97-98 क्वेश्चन पे आते हो आप, तो आपके पास पेपर में भी थोड़ा एक वो ऐसा स्पेस बन गया होता है कि भाई क्या कर रहे हैं, क्या मतलब पूरा हो गया, कितना रह गया, कहाँ करना है, क्या करना है. तो आई जस्ट डिसाइडेड कि भाई एक और मतलब अब चांस नहीं लेते हैं, बिकॉज दिस हैज़ बीन अ टफ पेपर एज इट इज़. लेट्स जस्ट लीव दिस क्वेश्चन. एंड यहाँ पे आपका जो सही आंसर था दैट वाज A, कि 1 and 3 आर करेक्ट. गिरीनगर एंड भिलसा आर करेक्ट. आई जस्ट न्यू 1, सो मैंने ज़्यादा चांस नहीं लिए यहाँ पे एंड छोड़ दिया इस क्वेश्चन को. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements. 36% of India's districts are classified as overexploited or critical by the CGWA, Central Groundwater Authority. तो 36% districts, मतलब अगेन नंबर कुछ आपने दिया है, मे बी शायद इतना हो ना हो. एंड अगले स्टेटमेंट्स देखते हैं यहाँ पे कि CGWA is formed under the EPA. तो ये चीज़ आई थिंक आई वॉज अवेयर ऑफ कि CGWA, which is the Central Groundwater Authority, has been formed under the क्या बोलते हैं EPA. एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो मुझे पता थी एग्जैक्टली कि भाई इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड. दिस इज ट्रू. सो 2 and 3 सही हैं. एंड लकीली ऑप्शंस आपके ऐसे थे यहाँ पे कि भाई आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पता होनी ज़रूरी भी नहीं है. मेरे पास डेटा नहीं था, अदरवाइज इफ़ 1, 2, 3 हैड बीन एन ऑप्शन दैट माइट हैव बीन वन ऑफ द केसेस जहाँ पे चूज़ करना पड़ता. बट बिकॉज ये क्वेश्चन ही मतलब ऑप्शन ही ऐसे बने कि मतलब आपको फर्स्ट स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी. आपको अगर 2 और 3 पता है तो दैट्स इट. सो नेक्स्ट स्टेटमेंट, जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ओनली. तो ओनली वाले जब भी होते हैं तो डाउट होता है. एंड जेट स्ट्रीम्स डू अकर इन द सदर्न हेमिस्फेयर एज वेल. सो ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप इन आई. तो ये वाला एक डाइसी स्टेटमेंट था. आई फिगर्ड कि जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स समटाइम्स डोंट हैव एन आई, मतलब तो उस केस में यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई है. एंड नाउ ऑल दैट वी नीड टू डू इज सी the temperature inside the eye of cyclone is nearly 10 degree lesser. So this we know from NCERT कि it is not 10 degree less, it is 10 degree more. तो statement 3 आपकी जो है गलत है. This means कि option C is the only answer over here. And finally we come to question number 100 covering prelims 2020. पूरा पेपर हमने कवर कर लिया है. After this we'll take up mains 2020 जो था उसके पेपर्स का GS 1 2 3 4 का analysis, 5 to 10 questions at a time. Because obviously mains के questions को analyze करना is a different task in itself. So among the tiger reserves which has the largest area under critical tiger habitat, तो ये शायद न्यूज़ में था इस साल, पिछले साल 2020 में जब ये सवाल पूछा गया तो नागार्जुन श्रीशैलम न्यूज़ में था. उसके अलावा एक दो टाइगर रिजर्व, ओरांग टाइगर रिजर्व जैसे कि और बने थे. तो इन चीज़ों के बारे में मैं कुछ थोड़ा बहुत पढ़ रहा था एंड 50% मैंने चांस लिया था कि ये नागार्जुन श्रीशैलम न्यूज़ में कुछ था एंड मुझे लग रहा है ये सही है. आई वॉज नॉट 100% श्योर कि ये सही है, तो मैंने चांस लिया विच टर्न्ड आउट टू बी करेक्ट. इस क्वेश्चन में ऑल्दो चांस लेना नहीं बनता था. अगर आपको पता है तो ये चीज़ आपको करनी चाहिए थी, बट समटाइम्स टेकिंग अ चांस हेल्प्स. एंड बाय दिस पॉइंट आई ऑल्सो हैव टू ऐड कि जब ये पेपर मैं दे रहा था तो आई ओनली अटेम्प्टेड अबाउट 76 क्वेश्चंस. जनरली मैं प्रीलिम्स में 90 के आसपास क्वेश्चंस अटेम्प्ट करता था. तो अब मैं 76 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट किए हैं, मेरा छठा अटेम्प्ट है, तो भाई मतलब थोड़ी फट तो रही है कि भाई क्या ये अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, भाई कोई आइडिया नहीं है क्या हो रहा है. तो ये वाली चीज़ आपके साथ भी हो सकती है पेपर में कि भाई आपको क्रक्स सिचुएशन में डिसीजन एक लेना पड़ेगा कि क्या ये चीज़ करने लायक है या इसको छोड़ देना चाहिए. इन दैट मोमेंट आई वॉज फीलिंग लकी कि भाई हाँ ये चीज़ लग रही है सही, एंड आई टर्न्ड आउट टू बी लकी कि भाई हाँ ये चीज़ लग रही थी एंड ये चीज़ थी उस टाइम पे. But that's not the best way to go about these things, right? So this brings us to the end of discussion of prelims 2020 का जो PYQ पेपर था. And I hope आप लोगों को काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली कि भाई किस तरीके से आप क्वेश्चंस को, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से आप और चीज़ें निकाल सकते हो जो आपको नहीं पता है. And that's the way to go in prelims. प्रीलिम्स में हमेशा याद रखिए कि सबके पास, किसी के पास भी 100% इन्फॉर्मेशन नहीं होती है. ऑप्शन एलिमिनेशन करना इज़ अ कोर स्किल दैट यू नीड टू हैव. अगर आपके पास ये स्किल नहीं है तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू क्लियर प्रीलिम्स. एंड ये स्किल डेवलप करने से ही आएगी कि टेस्ट दीजिए, टेस्ट में कोशिश करके देखिए कि इस तरीके से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एंड ट्राई डिफरेंट थिंग्स. वंस यू डन दोज थिंग्स यू विल फिगर आउट कि भाई व्हाट वर्क्स फॉर यू. सो बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ like, share, subscribe the channel, and I hope you all have a great day.